ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। फिर फोन को वापस अपनी पेंट की पॉकेट में रखकर वो गुस्से से नीलिमा को देखने लगा, जो उसकी बात सुनकर हंसते हुए रो रही थी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर्स की टीम वहां आई और सामने खड़े लोगों की तरफ देखकर एक डॉक्टर ने कहा, यही खुराना मैंशन है क्या? ये सुनते ही सबने डॉक्टर्स की टीम की तरफ देखा, जिन्होंने व्हाइट ओवरकोट पहने थे और उनकी जैकेट पर एक बैंडेज लगा हुआ था जिस पर लंदन मेंटल असाइलम नाम लिखा हुआ था, जिन्हें देखकर सब समझ गए थे कि वे सब नीलिमा को लेने आए हैं। तभी वीरेन आगे आया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ यही है खुराना मैंशन और मैंने ही आपको बुलाया है। वो रही मेरी बीवी जिसे सदमा लगा है और वो अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। ये बोलते हुए उसने नीलिमा की तरफ देखा, जो अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे हंस रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हंसते हंसते रो रही थी। वीरेन की बात सुनकर सबने नीलिमा की तरफ देखा और फिर एक लेडी डॉक्टर नीलिमा को लेने के लिए उसके पास चली गई। उस लेडी डॉक्टर को अपनी तरफ आता देख नीलिमा का चेहरा एकदम से पीला पड़ चुका था। वो अपने कदम पीछे लेते हुए ना में सर हिलाने लगी, जैसे कि कह रही हो कि मेरे पास मत आना। उस डॉक्टर को नीलिमा के फेस एक्सप्रेशन अच्छे से समझ आ रहे थे, पर उसने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और नीलिमा के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, डोंट वरी, हम अच्छे से इलाज करेंगे आपका, जिसके बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये बोलते हुए उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए, पर तभी उसके कदम रुक गए क्योंकि नीलिमा ने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। लेडी डॉक्टर ने मुड़कर नीलिमा को देखा, जो खुद उसे ही देख रही थी। नीलिमा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। नीलिमा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो अपना हाथ पीछे खींच रही थी, पर लेडी डॉक्टर की तेज पकड़ होने की वजह से वो खींच नहीं पा रही थी। उसकी बात सुनकर लेडी डॉक्टर ने एक नज़र बाकी सारे डॉक्टर्स की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर जबरदस्ती नीलिमा को खींचते हुए अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। नीलिमा पतली दुबली थी, लेकिन लेडी डॉक्टर काफी हेल्दी थी, जिस वजह से वो आसानी से नीलिमा को अपने साथ खींचते हुए ले गई। सारे डॉक्टर्स भी नीलिमा के पीछे बाहर चले गए थे। उन सब के जाने के बाद वीरेन ने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, 2-3 दिनों में नीलिमा जी अब ठीक हो जाएगी और उसके बाद मैं आपको वापस ले आऊंगा। आई नो कि आपको दिया की मौत का सदमा लगा है, पर हम ऐसे हिम्मत भी नहीं हार सकते हैं। ये बोलते हुए उसने दिया की डेड बॉडी की तरफ देखा और उसे देखते हुए उसकी आंखों में फिर से पानी भर आता है। कुछ देर बाद दिया को अंतिम संस्कार के लिए ले गए और अब खुराना मैंशन में माया के अलावा और कोई नहीं था। माया अपने कमरे से बाहर आई और चारों तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर बोली, तुम लोग मेरे मॉम डैड का बिजनेस मुझसे छीनना चाहते थे ना, अब देखो कैसे मैं तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छीनती हूँ। बोलकर वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी, जो नेगेटिव वाइब दे रही थी। उसके आसपास का ओरा इस वक्त एकदम डार्क था। माया की हंसी की आवाज के शोर में वहां फोन रिंग की आवाज गूंज उठती है, जिसे सुनकर माया ने हंसना बंद कर अपने फोन की तरफ देखा, जिसकी स्क्रीन पर एब नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर माया की भौं आपस में तन गई। वो कुछ पल फोन की स्क्रीन को घूरती है और फिर कॉल पिक कर बोरियत से बोली, मम बोलो, अब क्यों कॉल किया है? दूसरी तरफ आग्नेय, जो अपने ऑफिस के केबिन में ग्लास वॉल के पास खड़ा बाहर लंदन के खूबसूरत नज़रों को देख रहा था, वो माया की आवाज सुनकर हल्के से मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा कॉल करके तुम्हारी आवाज सुन लूं। ये सुनते ही माया तुरंत बोली, सुन ली ना, अब दोबारा कॉल मत करना। बोलकर वो कॉल कट करने वाली थी, लेकिन तभी फोन से उसे आग्नेय की आवाज सुनाई दी, अरे बेबी, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की रहती है? यहाँ मैं रोमांटिक मूड में था और तुमने मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी है। खैर छोड़ो ये सब, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं आज इंडिया से और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए क्या तुम आज मेरे घर आ सकती हो? उसका सवाल सुनकर माया एक पल के लिए चुप हो गई, पर दूसरे ही पल वो बोली, तुम्हारे मॉम डैड मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? उनके बेटे तुम हो, उन्हें तुमसे मिलना चाहिए न कि मुझसे।
आई थिंक तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हारी तरह ही बेवकूफ है। ये बोलते हुए उसके फेस पर सार्कास्टिकली स्माइल आ गई। आग्नेय, जिसके चेहरे पर अब तक मुस्कुराहट थी, माया की बात सुनकर उसकी वो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और अब उसकी जगह गुस्से ने ले ली। अगले ही पल वो गुस्से से तेज आवाज में बोला, माया खुराना, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी, और खास करके मेरे पेरेंट्स के बारे में। तुम्हारी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मॉम डैड बारे में कुछ भी कहा ना तो आई स्वेयर तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने आज तक नहीं देखा है। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसकी तेज आवाज सुनकर माया के फेस पर मजाकिया हंसी आ गई। वो फोन को एक कान से दूसरे कान पर लगाते हुए सार्कास्टिकली बोली, ओह तो मिस्टर आग्नेय वालिया को गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे सुनकर तुम्हें गुस्सा आए। अब मैं क्या करूं, सच कड़वा होता है तो यू नो वॉट, सच सुनकर सबको गुस्सा आता है जैसे अभी तुम्हें आ रहा है। वेल, मैं कहीं नहीं आ रही हूँ, इसलिए अपना गुस्सा अपने पास रखो और मुझे कॉल मत करना, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। बोलकर उसने बिना आग्नेय की बात सुने कॉल कट कर दिया और फिर फोन को देखते हुए खुद से बोली, मेरी लाइफ में किसी भी आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है और तुम्हारे करीब आने से मैं अपने मकसद से भटक रही हूँ। मुझे अपनी बहन को ढूंढना और अपनी पहचान बनानी है, इसके लिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और सीधा मेंशन से बाहर निकल गई। इधर आग्नेय गुस्से से अपने फोन को घूर रहा था जिसमें माया का कॉल कट हो चुका था। उसकी आंखें एकदम डार्क हो रखी थी। वो धीमी मगर बेहद ही सर्द आवाज में बोला, इतना एटीट्यूड मैंने पहली बार किसी का झेला है, और जितना झेला है उतना ही खुद को इम्पोर्टेंट मानने लगी हो तुम माया खुराना। लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि आग्नेय वालिया क्या चीज है। मुझसे दूर जाना चाहती हो ना तो फिर ठीक है, आज रात तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। अगले ही पल आग्नेय ने किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और किसी लड़की की स्वीट सी एक्साइटेड भरी आवाज आई, ओह माय गॉड, आज आग्नेय वालिया ने मुझे कॉल किया है। क्या बात है, जिसने आज तक मेरा कॉल पिक नहीं किया वो आज मुझे कॉल कर रहा है। तभी आग्नेय बीच में बोला, जस्ट शट अप लिजा, ओवर रिएक्ट करना बंद करो। मैंने तुम्हारे कॉल पिक नहीं किए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, एंड मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज मॉम डैड इंडिया से लंदन आ रहे हैं, इसलिए मैंने पार्टी रखी है और उस पार्टी में तुम्हें भी आना है। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, आई एम श्योर वो सरप्राइज तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बोलते हुए उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से लिजा की खुशी भरी आवाज आई, ओह रियली, क्या तुमने मेरे लिए सरप्राइज रखा है? आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे आग्नेय बेबी ने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। वैसे अंकल आंटी कब तक आ रहे हैं? मुझे भी उनसे मिले कई दिन हो गए हैं। आग्नेय सामने देखते हुए बोला, शाम तक आ जाएंगे, वे सीधे पार्टी में ही आएंगे, तुम वही उनसे मिल लेना। ओके चलो बाय 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 बाय, शाम को मिलते हैं। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर लिजा, जो आग्नेय के पीछे एकदम पागल थी, वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो खुशी से अपने बेड पर कूद रही थी। उसने अपने फोन को अपने सीने से लगाया हुआ था। वो खुशी से उछलते हुए बोली, फाइनली मेरे आग्नेय बेबी ने मुझे कॉल किया है। 2 साल बाद ही सही, लेकिन हम मिलेंगे तो सही आज, और आज ही मैं सबके सामने तुम्हें अपने दिल की बात कह दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब तो बस शाम तक का इंतजार है। हाय, ये वक्त तो अब कटे नहीं कटेगा, कुछ तो करना पड़ेगा टाइम पास करने के लिए। ये बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी। कुछ पल सोचने के बाद वो एकदम से बोली, आइडिया क्यों नहीं, मैं अभी पार्लर चली जाती हूँ, पूरे दिन टाइम पास भी हो जाएगा और मैं अच्छे से रेडी भी हो जाऊंगी। आज मुझे इतनी खूबसूरती से तैयार होना है कि मेरा आग्नेय बेबी मुझे देखे तो देखता ही रह जाए, उसकी नजरें बस मेरे अलावा किसी और को ना देखे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई थी। लिजा की स्माइल जाए नहीं जा रही थी। वो आग्नेय के लिए बचपन से पागल थी। वो और आग्नेय बचपन के दोस्त थे। आग्नेय के दिल में लिजा के लिए दोस्ती के अलावा और कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन लिजा उसके दिल में बहुत कुछ था। उसने कई बार बातों ही बातों में आग्नेय से अपने दिल की बात कही भी थी, लेकिन आग्नेय ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। आग्नेय को अच्छे से पता था कि लिजा उसके लिए क्या फील करती है, इसलिए उसने लिजा से दूरी बना ली और वो लंदन छोड़कर जर्मनी रहने लगा था और फिर वो वही सेटल हो गया। आग्नेय का जन्म इंडिया में हुआ था और उसके डैड इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे
उन्होंने अपने इकलौते बेटे आग्नेय को पढ़ने के लिए लंदन भेजा था, पर फिर आग्नेय ने पढ़ते हुए ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया और वो यही लंदन में रहने लगा था। आग्नेय के मॉम डैड अपने बेटे को सक्सेस देखना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी कोई एतराज नहीं था। आज वे दोनों अपने बेटे से पूरे 5 साल बाद मिलने लंदन आने वाले थे। आग्नेय पिछले 5 सालों से इंडिया नहीं गया था और न ही उसके मॉम डैड लंदन आए थे। आग्नेय उन दोनों से कॉल पर ही बात कर लेता था। आग्नेय के डैड अधिराज वालिया सख्त मिजाज वाले आदमी थे। उनका रुतबा बेहद खतरनाक था और उनके उल्ट उनकी पत्नी आंशिक वालिया नर्म स्वभाव वाली औरत थी। वे किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती है। आग्नेय ने आज उनके वेलकम के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें कई बिजनेसमैन के साथ उसके करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी आने वाले थे। लवी और रिवांश भी शाम को पार्टी में आने वाले थे। रिवांश और रिवांशी आग्नेय के मॉम डैड को ही अपना मॉम डैड मानते हैं और अधिराज और आंशिक उन दोनों को भी आग्नेय की तरह ही प्यार करते हैं। अधिराज वालिया अपना प्यार शो नहीं करते हैं, पर वे सबसे बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चों और अपनी बीवी में उनकी जान बसती है, पर अपने खड़ूस स्वभाव की वजह से वे कभी इस चीज को दिखाते नहीं है। इधर दूसरी तरफ रिवांश के विला में रिवांश इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा अपनी एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो आज ऑफिस नहीं गया था, वो यही वीडियो कॉल पर अपनी मीटिंग्स कर रहा था। लवी अपने रूम में बेड के पास खड़ी बेड पर पड़ी ड्रेसेज को देख रही थी, जो एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेस थी, पर उसे इन सब में कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वे सारी ड्रेसेज गाउन्स और वेस्टर्न थी, जिन्हें देखकर वो अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। लवी ने फ्रस्ट्रेशन से उन सारी ड्रेसेज को उठा बेड से नीचे फेंक दिया और फिर बेड पर बैठते हुए खुद से बोली, क्या है ये सब? एक भी ड्रेस अच्छी नहीं है। सारी की सारी ड्रेसेज टाइट फिटिंग वाली है, जिसमें मेरा बेबी बम्प सबको दिखाई देगा। ये बोलते हुए उसने अपने पेट की तरफ देखा, जो हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ था। उसका बेबी बम्प शो होने लगा था। उसे 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, जिस वजह से उसका बेबी बम्प शो होने लगा था। वो इन दोनों में थोड़ी मोटी हो गई थी और उसकी स्किन भी स्वेल होने लगी थी। उसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होने लगे थे, जिस वजह से वो कभी कभी अपनी सारी भड़ास रिवांश पर निकाल देती थी। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से रिवांश उसे कुछ नहीं कहता था, वरना वो किसी की बातें सुन ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लवी का चेहरा इस वक्त रोने जैसा हो रखा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे अभी अगर किसी ने उससे कुछ कहा तो वो वही रो देगी। लवी ने फ्रस्ट्रेशन से उन सारी ड्रेसेज को उठा बेड से नीचे फेंक दिया और फिर बेड पर बैठते हुए खुद से बोली, क्या है ये सब? एक भी ड्रेस अच्छी नहीं है। सारी की सारी ड्रेसेज टाइट फिटिंग वाली है, जिसमें मेरा बेबी बम्प सबको दिखाई देगा। ये बोलते हुए उसने अपने पेट की तरफ देखा, जो हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ था। उसका बेबी बम्प शो होने लगा था। उसे 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, जिस वजह से उसका बेबी बम्प शो होने लगा था। वो इन दोनों में थोड़ी मोटी हो गई थी और उसकी स्किन भी स्वेल होने लगी थी। उसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होने लगे थे, जिस वजह से वो कभी कभी अपनी सारी भड़ास रिवांश पर निकाल देती थी। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से रिवांश उसे कुछ नहीं कहता था, वरना वो किसी की बातें सुन ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लवी का चेहरा इस वक्त रोने जैसा हो रखा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे अभी अगर किसी ने उससे कुछ कहा तो वो वही रो देगी। वो रोनी सूरत बना खुद से बोली, मुझे भी पार्टी में जाना है और इस बार मैं जाऊंगी। क्या हुआ अगर मेरे पास ड्रेस नहीं है तो मैं अपनी पसंद की दूसरी ड्रेस खरीद लूंगी। ये बोलते हुए वो बेड से खड़ी हुई और अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा दिए। लवी स्टडी रूम के सामने आकर रुकी और उसके बंद डोर को देखते हुए खुद से बोली, अगर रिवांश अभी बिजी हुआ तो फिर मैं शॉपिंग पर कैसे जाऊंगी? अगर वो बिजी हुआ तो मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन एक बार उससे पूछना तो पड़ेगा ना। ये बोलते हुए उसने डोर नॉक किया। अंदर रिवांश, जिसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जिसमें एक फॉरेनर आदमी दिख रहा था। वो आदमी कुछ बोल रहा था और रिवांश उसकी बातें गौर से सुनते हुए कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी बाहर डोर नॉक होने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनने के अगले ही पल उसका चेहरा सर्द हो गया। उसने नजरें उठा, बंद डोर को देखा और फिर तेज आवाज में बोला, कौन है? कितनी बार कहा है कि काम के वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो इतनी सी बात समझ नहीं आती है क्या? ये बोलते हुए उसने साइड से रिमोट उठा डोर ओपन कर दिया। डोर ओपन होते हुए उसकी नजरें सामने खड़ी लवी पर पड़ी, जो आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। लवी को डोर पर देखकर रिवांश एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि आज पहली बार लवी ने उसे काम के वक्त डिस्टर्ब किया था, वरना वो तो जल्दी से अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती थी। इधर लैपटॉप पर दिख रहा आदमी कंफ्यूजन से रिवांश को देख रहा था।
मिस्टर वालिया, एवरीथिंग इज ओके? उस आदमी ने रिवांश को देखते हुए पूछा। उस आदमी की आवाज सुनकर रिवांश ने लवी पर से नजरें हटा उसकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मिस्टर जॉन, हम कल मीटिंग करते हैं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। बोलकर उसने बिना मिस्टर जॉन की बात सुने कॉल कट कर दिया और लैपटॉप को बंद कर साइड में रखते हुए डोर की तरफ देखा जहां अब कोई नहीं था। लवी को वहां नहीं देखकर रिवांश एक पल के लिए हैरान रह गया, पर दूसरे ही पल वो खड़ा होते हुए खुद से बोला, अब ये कहाँ गई और ये यहाँ आई क्यों थी? ये बोलते हुए वो स्टडी रूम से बाहर निकल अपने रूम में आ गया था। रिवांश ने रूम के अंदर आकर चारों तरफ नजरें घुमा, पूरे रूम को देखा पर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने वॉशरूम में चेक किया और फिर बालकनी की तरफ चला गया। रिवांश बालकनी में खड़ा चारों तरफ देख रहा था पर वहां भी कोई नहीं था। लवी रूम में नहीं आई थी। लवी को रूम में नहीं देखकर रिवांश का चेहरा एकदम से काला पड़ चुका था। वो धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, वेयर आर यू लवी? अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो तो आई प्रॉमिस तुम्हारी ये कोशिश तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो रूम से बाहर निकल नीचे हॉल में आ गया। उसने नजरें घुमा, चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था, जिसे देखकर उसकी आंखें ठंडी पड़ने लगी थी और चेहरा गुस्से से कांपने लगता है। इधर बाहर पार्किंग एरिया में लवी एक कार के पास खड़ी सामने खड़े ड्राइवर को अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। वो गुस्से से हल्की तेज आवाज में बोली, आपने सुना नहीं? मैंने कहा ना कि मुझे मॉल जाना है तो मतलब जाना है। अगर आप मुझे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं अपने आप चली जाऊंगी और फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। उसकी बात सुनकर ड्राइवर परेशानी से बोला, मैम सर ने आपको बाहर जाने से मना किया है, मैं आपको उनसे पीछे बिना यहाँ से नहीं लेकर जा सकता हूँ। ये बोलते हुए वो परेशानी से लवी को देख रहा था जो उसकी बात सुनकर और ज्यादा गुस्से में भड़क चुकी थी। लवी गुस्से से बोली, ठीक है तो फिर आप पूछिए अपने बॉस से, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। बोलकर वो पलटकर वहां से जाने लगी पर तभी अचानक उन दोनों के कानों में किसी की सर्द आवाज पड़ी, कहाँ जा रही हो तुम और वो भी मुझसे बिना पूछे? ये सुनते ही लवी के कदम अपनी जगह रुक गए। उसने तुरंत सर घुमा लेफ्ट साइड देखा जहां रिवांश अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले खड़ा बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें ही देख रहा था। रिवांश लंबे कदमों से चलते हुए लवी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए बोला, बाहर किससे पूछकर आए तुम? मना किया था ना कि बाहर कहीं नहीं जाओगी तुम। इतना बोल वो एकदम से चुप हो गया। उसकी सर्द निगाहें लवी के पैरों पर टिकी हुई थी जिनमें उसने स्लीपर्स नहीं पहनी थी। अगले ही पल रिवांश गुस्से से तेज आवाज में बोला, स्लीपर्स कहाँ है तुम्हारी? ये बोलते हुए उसने लवी के चेहरे को देखा जो उसकी तेज आवाज सुनकर डरी हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। रिवांश की तेज आवाज सुनकर लवी एकदम से कांप गई थी। उसके होंठ कुछ बोलने के लिए फड़फड़ा रहे थे लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। कुछ पूछा है मैंने? आंसर मी डैमेड। रिवांश ने लवी की दोनों बाजुओं को कस के पकड़ तेज आवाज में कहा। रिवांश को गुस्से में देख ड्राइवर तुरंत वहां से दूसरी तरफ चला गया। अब वहां लवी और रिवांश ही बचे थे। रिवांश ने लवी की बाजुओं को कस के पकड़ा हुआ था जिस वजह से लवी की आंखों में पानी भर आया था और अचानक ही वो जोर से रोने लगती है। लवी को अचानक से रोता देखकर रिवांश के फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले पर अगले ही पल उसका चेहरा वापस एक्सप्रेशनलेस हो गया। रिवांश तेज आवाज में बोला, चुप, एकदम चुप। तुम्हारे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे आंसू मुझे इरिटेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बोलते हुए उसकी पकड़ लवी की बाजुओं पर कसती जा रही थी। अब लवी को अपनी बाजुओं में बहुत तेज दर्द होने लगा था। वो रिवांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, आह रिवांश छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, प्लीज जस्ट लिव मी। ये बोलते हुए वो जोर से रोने लगी थी। उसकी बात सुनकर रिवांश ने लवी की बाजुओं की तरफ देखा जहां उसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसका पूरा हाथ लाल हो चुका था। रिवांश ने एक गहरी सांस भरी और झटके से लवी के हाथों को छोड़ दिया। उसके अचानक झटके से छोड़ने की वजह से लवी के कदम लड़खड़ा गए। उसकी जोर की चीख निकल गई और वो पीछे की तरफ गिरने को होती है लेकिन तभी रिवांश ने उसे कमर से पकड़ तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। लवी का सर रिवांश के सीने से आ लगा। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। वो अपनी आंखें कस के बंद किए जोर से रो रही थी। रिवांश घबराहट से लवी को देख रहा था। उसका दिल अभी जोरों से धक धक कर रहा था। लवी को पीछे की तरफ गिरता देख एक पल के लिए उसकी सांसें रुक सी गई थी।
अगले ही पल रिवांश लवी के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए फिक्र भरी आवाज में बोला, लवी तुम ठीक हो? कहीं पेन हो रहा है क्या? उसने इतना ही बोला था तभी लवी ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी आंसुओं से भरी आंखें एकदम से लाल हो रखी थी। अगले ही पल लवी ने गुस्से से रिवांश को खुद से दूर धक्का दे दिया और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की सोचना भी मत। अपने बच्चे के लिए मुझे अपने पास रखा है ना तुमने, और अभी तुम्हारी हरकत की वजह से इस बच्चे को कुछ भी हो सकता था। तुम्हें मेरी कंडीशन पता है, फिर भी तुमने मुझे धक्का दिया। अगर अभी मैं नीचे गिर जाती तो पता भी तुम्हें क्या हो सकता था। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लिया। लवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिवांश चुपचाप लवी के चेहरे को देख रहा था। अगले ही पल रिवांश लवी के पास आते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम और हमारा बेबी दोनों ठीक है, इसलिए ओवर रिएक्ट करना बंद करो। ये सुनते ही लवी हैरानी से बोली, रिवांश तुम्हें ये ओवर रिएक्ट लग रहा है, तुम्हारी वजह से अभी मेरे बच्चे को। तभी रिवांश बीच में बोला, हमारा बच्चा तुम्हारी अकेली का बच्चा नहीं है, ये मेरा भी बच्चा है और तुमसे ज्यादा फिक्र है इसकी मुझे। ये बोलते हुए वो लवी के एकदम नजदीक आकर खड़ा हो गया था। उसकी बात सुनकर लवी दर्द भरी स्माइल करते हुए बोली, दिख रहा है आपको कितनी फिक्र है अपने बच्चे की और कितनी नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग सा ही दर्द नजर आने लगा था। उसकी बात सुनकर रिवांश ने अपने जबड़े कस लिए। वो गुस्से से लवी को पीछे कार से सटा उस पर झुकते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो वरना अभी तुम्हारी जो कंडीशन है ना उसका लिहाज भी नहीं रखूंगा मैं। ये बोलते हुए उसके हाथ लवी की कमर को सहला रहे थे और उसकी नजरें लवी के होंठों पर टिकी हुई थी। उसकी इस हरकत पर लवी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, इसलिए अपनी ये धमकियां किसी और को देना मुझे नहीं। ये बोलते हुए वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिवांश अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला। रिवांश की नजरें लवी के छोटे से लाल पड़ चुके चेहरे पर टिकी हुई थी, जो कुछ रोने की वजह से लाल हो रखा था तो कुछ गुस्से की वजह से। अगले ही पल रिवांश ने लवी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ उसकी पीठ से लगा दिया और हल्के से उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। लवी का सर रिवांश के सीने से आ लगा। उसने तुरंत सर उठा रिवांश को देखा जो अपना सर झुकाए उसे ही देख रहा था। लवी धीरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम? तभी रिवांश बीच में बोला, तुम्हारा गुस्सा शांत कर रहा हूँ। बोलकर उसने एकदम से लवी के हाथों को छोड़ दिया और उसे गाड़ी से सटा उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। उसकी इस हरकत पर लवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से अपने हाथों को रिवांश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का देने को होती है, लेकिन तभी रिवांश ने लवी के दोनों हाथों को अपनी गर्दन पर रखकर उसे कमर से होल्ड कर लिया। अब लवी के दोनों हाथ रिवांश की गर्दन पर लिपटे हुए थे और रिवांश के दोनों हाथ लवी की कमर पर थे। रिवांश लवी के होंठों को अपने होंठों को बीच दबाए धीरे धीरे किस रहा था। उसके इस सॉफ्ट बिहेव से लवी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा था और उसके होंठ भी धीरे धीरे चलने लगे थे। लवी अपने दोनों हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे रिवांश के बालों को सहलाने लगी और उन दोनों के होंठ आपस में उलझने लगे थे। लगभग 10 मिनट बाद रिवांश ने लवी के होंठों को छोड़ो। उसके छोड़ते ही लवी गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। तभी रिवांश उसकी नेक पर झुका और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए हस्की वॉइस में बोला, अब शांत हुआ तुम्हारा गुस्सा या अभी भी थोड़ा बहुत गुस्सा अंदर बचा हुआ है? बोलकर उसने उसके कान पर हल्की सी किस की और फिर उसके चेहरे को देखने लगा। लवी जो अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रिवांश की बात सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोल उसे देखा और अगले ही पल वो बोली, मैं कहाँ गुस्सा कर रही थी? गुस्सा करने का हक तो सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसकी आंखों में पानी भर आया था और वो नहीं चाहती थी कि रिवांश उसे रोता हुआ देखकर फिर से उसे कुछ कहे। रिवांश की नजरें लवी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और दूसरे ही पल वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया। लवी जो तिरछी नजरों रिवांश को देख रही थी, उसे घुटनों के बल नीचे बैठा देख वो एकदम से हैरान रह गई। वो जल्दी से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी उसने इतना ही बोला था तभी रिवांश ने एकदम से उसकी कमर को पकड़ा और उसका हल्का से दिख रहे बेबी बम्प पर किस करके धीमी सी आवाज में बोला, बेबी तुम्हारी मम्मा तुम्हारे डैड को परेशान कर रही है।
यू नो वॉट बेबी, तुम आने वाले हो फिर भी तुम्हारी मम्मा की हरकतें बच्चों जैसी है। बात बात पर बच्चों की तरह मुंह फुला कर बैठ जाती है। एक बार तुम इस दुनिया में आ जाओ फिर तुम्हारी मम्मा को मैं बिग गर्ल बना दूंगा। ये बोलते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए लवी को देख रहा था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। यू नो वॉट बेबी, तुम आने वाले हो फिर भी तुम्हारी मम्मा की हरकतें बच्चों जैसी है। बात बात पर बच्चों की तरह मुंह फुला कर बैठ जाती है। एक बार तुम इस दुनिया में आ जाओ फिर तुम्हारी मम्मा को मैं बिग गर्ल बना दूंगा। ये बोलते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए लवी को देख रहा था। रिवांश की बात सुनकर लवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मैं किस एंगल से बच्ची नजर आती हूँ? तुम्हारा बच्चा अपने पेट में लिए घूम रही हूँ फिर भी तुम्हें मैं बच्ची दिखाई देती हूँ। तुम एक काम करो, अभी आंखों के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी आंखों का इलाज कराओ। ग्रेट, क्या आइडिया दिया है मैंने। ये कहते कहते अचानक ही वो रुक गई क्योंकि रिवांश उसकी बात सुनकर उसे बुरी तरह घूर रहा था। रिवांश को खुद को घूरता देख लवी एकदम से हड़बड़ा गई। वो जल्दी से अपनी बात को संभालते हुए नकली का मुस्कुरा कर तुंद बोली, ही मैं तो मजाक कर रही थी। यू डोंट टेक इट सीरियस। इतना बोल वो चुप हो गई और फिर कुछ पल रुक कर बोली, अरे मैं तो भूल गई, मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वो सब कुछ भूल गई। मुझे शॉपिंग पर जाना है और वो भी अभी। पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है। ये बोलकर वो रोनी सूरत बना रिवांश को देखने लगी। उसकी बात सुनकर रिवांश खड़ा होते हुए उसे देखकर बोला, सीरियसली तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? कल ही मैंने तुम्हारा सारा क्लोजेट चेंज करवाया था और आज तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। ये सुनते ही लवी रोनी सूरत बनाकर बोली, वो सब कपड़े किसी काम के नहीं है। तुम्हारे पास पैसे है इसलिए तुम उन्हें बेफिजूल में बहा रहे हो। मुझे उनमें से एक भी ड्रेस नहीं पसंद है, वो सब बेकार है। मुझे अच्छी सी साड़ी चाहिए जो कि उन ड्रेसों में नहीं थी। उसकी बात सुनकर रिवांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, रियली तुम साड़ी पहन लोगी और भी इस कंडीशन में? ये बोलते बोलते वो चुप हो गया और फिर कुछ पल रुककर सर्द आवाज में बोला, साड़ी पहनने के बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनने दूंगा क्योंकि साड़ी तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। अगर तुम्हारा पैर साड़ी में उलझ गया और तुम गिर। इतना बोल वो चुप हो गया और चुपचाप लवी को देखने लगा। रिवांश की अधूरी बात का मतलब लवी समझ गई थी। वो एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे साड़ी पहनना आता है एंड डोंट वरी, मैं नहीं गिरूंगी। अब जल्दी चलो वरना पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, और वैसे भी आज तुम्हारे मम्मा पापा आने वाले हैं तो उनके सामने मैं वेस्टर्न कपड़ों में नहीं जा सकती हूँ। तुम्हारे मम्मा पापा इंडिया से हैं और अगर उन्होंने मुझे वेस्टर्न कपड़ों में देखा तो फिर उनके दिल में मेरी गलत जगह बन जाएगी। ऐसा नहीं हो इसलिए मुझे साड़ी चाहिए। ये बोलकर उसने अपना पप्पी फेस बना लिया। उसकी बात सुनकर रिवांश कुछ पल रुककर बोला, ओके फाइन, तुम्हें साड़ी चाहिए ना तो हम चलेंगे शॉपिंग, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी, तेजी से नहीं चलोगी और मिल्खा खा बनकर इधर उधर नहीं दौड़ोगी। लवी उसे देखकर तुरंत बोली, ओके आई प्रॉमिस कि मैं ज्यादा तेज नहीं चलूंगी और अपना और बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि वो अभी कितनी खुश है। लवी के चेहरे की स्माइल देखकर अनजाने में ही रिवांश के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने प्यार से लवी के माथे को चूमा और फिर कार का डोर ओपन करते हुए बोला, बैठो अंदर। ये बोलते हुए वो लवी को पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा कर रहा था। लवी मुस्कुराकर अंदर बैठ गई। लवी के अंदर बैठते ही रिवांश ने कार का डोर बंद कर दिया और फिर खुद भी दूसरी तरफ से आकर कार के अंदर बैठ गया। कुछ ही पल में उनकी कार वहां से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ रात 8 बजे एक खूबसूरत सा होटल जिसे फेरी लाइटों और आर्टिफिशियल फूलों से खूबसूरती से सजाया हुआ था। उस होटल की रंग बिरंगी रोशनी कई दूर के अंधेरे को चीरते हुए अपनी रोशनी फैला रही थी। इसी होटल के गार्डन में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पूरे गार्डन की साफ सफाई करके उसके पेड़ों को ऊपर से थोड़ा थोड़ा काटकर उन्हें भी फेरी लाइटों से सजाया हुआ था, जिससे वहां का माहौल बेहद खूबसूरत लग रहा था। गार्डन के बीच में बड़ा सा स्टेज लगाया गया था जिस पर रंग बिरंगी लाइटें सेंटर में पड़ रही थी। मीडिया और लंदन की रिच फैमिली के लोगों से पूरे गार्डन में लोग ही लोग नजर आ रहे थे।
स्टेज से नीचे रॉयल सोफे लगाए गए थे और बाकी पूरे गार्डन में एक्सपेंसिव चेयर जिन पर व्हाइट एंड रेड कर्टन्स बिछाए हुए थे वे लोगों के बैठने के लिए चारों तरफ रखी हुई थी। सामने लगे सोफे पर आग्नेय अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी किंग की तरफ बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसने इस वक्त रॉयल ब्लू कलर का एक्सपेंसिव 3-पीस सूट पहना था। हमेशा की तरह चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन, एड्रोबल बॉडी और उस पर वो रॉयल ब्लू कलर का सूट उसे किलर लुक दे रहा था। वहां आई हुई रिच फैमिली की कई बेटियों की नजरें आग्नेय पर टिकी हुई थी जिसने उन सब पर अपनी एक नजर भी नहीं डाली थी। कई लड़कियां जो सिर्फ पार्टी में सज संवर कर इसलिए आई थी ताकि आग्नेय उन्हें एक नजर देख ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आग्नेय जब से यहाँ आया था तभी से उसका सारा ध्यान अपने फोन में था। वो अपने फोन में नजरें गड़ाए बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था। दूर खड़ी एक लड़की जिसकी नजरें आग्नेय पर टिकी हुई थी, उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक आग्नेय की बॉडी को स्कैन कर रही थी। उसकी नजरों में कुछ तो था जिससे उसके देखने का एहसास दूर बैठे आग्नेय को भी हो रहा था। आग्नेय को अपने ऊपर उस लड़की की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने नजरें उठा उस लड़की को देखने की जरूरत नहीं की थी। वो लड़की जिसने वाइन कलर की शॉर्ट थाई तक की ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी ड्रेस का आगे का गला काफी डीप था जिससे उसके क्लीवेज तक का हिस्सा साफ नजर आ रहा था और पीछे से उसकी ड्रेस बैकलेस थी जिस कारण सबको उसकी गोरी पीठ नजर आ रही थी। उसने अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था जिसका शिप लेते हुए वो एकटक आग्नेय को देख रही थी। तभी अचानक उस लड़की के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने अपने कदम आग्नेय की तरफ बढ़ा दिए। वो अपनी कमर को मटकाते हुए बड़ी अदा के साथ चलते हुए आग्नेय के पास आकर रुकी और फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, हेलो मिस्टर वालिया। किसी लड़की की आवाज सुनकर आग्नेय ने सर उठा उस लड़की की तरफ देखा और उसे देखकर वो एक पल के लिए शॉक रह गया। अगले ही पल वो सोफे से खड़ा होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलते हुए उसने चारों तरफ देखा। सब अपने काम में लगे हुए थे, किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, जिसे देखकर आग्नेय ने एक राहत की सांस ली। अगले ही पल आग्नेय ने उस लड़की की बाजुओं को कस के अपनी उंगलियों में पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ दूसरी तरफ ले गया। वो लड़की तेज कदमों से आग्नेय के साथ खींचती हुई चली जा रही थी। उसकी नजरें आग्नेय पर टिकी हुई थी। आग्नेय उसे खींचते हुए होटल के अंदर ले आया और अगले ही पल उस लड़की का हाथ झटके से छोड़कर उसे वॉल से लगा दिया और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, काशवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? कौन है काशवी और आग्नेय उसे कैसे जानता है? क्या होगा पार्टी में? इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे हुए बोला, काशवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? उसका सवाल सुनकर काशवी ने मुस्कुराते हुए आग्नेय के गले में अपनी बाहें डाली और बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? इसका जवाब मुझसे ज्यादा तुम अच्छे से जानते हो आग्नेय। मैं जब भी तुमसे मिलने आई हूँ तो ऑफकोर्स हमारे बीच में कुछ हुआ है और आज भी मैं वही सब एंजॉय करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। पिछले 2-3 महीने से तुम नहीं आए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने आ जाती हूँ। ये बोलकर वो अपनी उंगलियों को सिडक्टिव तरीके से आग्नेय के होंठों पर फिरा रही थी। उसकी इस हरकत पर आग्नेय का चेहरा सर्द हो गया। उसने तुरंत काशवी के हाथ को अपने चेहरे से झटका और उसका गला पकड़ते हुए सर्द में आवाज में बोला, अपनी औकात में रहो काशवी, रहे जा वरना मुझे लोगों को उनकी औकात दिखाना अच्छे से आता है। ये बोलते हुए उसकी पकड़ काशवी के गले पर कसती जा रही थी। उसकी पकड़ काशवी के गले पर इतनी मजबूत थी कि काशवी के पैर हल्के से ऊपर उठ गए और आग्नेय की उंगलियों के निशान उसके गले पर छप गए थे। काशवी ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से आग्नेय का हाथ पकड़ लिया और दबी हुई सी आवाज में बोली, आग्नेय क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही है। ये बात उसने बड़ी मुश्किल से बोली थी क्योंकि आग्नेय की तेज पकड़ उसके गले पर होने की वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। काशवी की बात सुनकर और उसका लाल पड़ चुका देखकर आग्नेय ने झटके से उसके गले को छोड़ दिया। इधर इसी होटल की लिफ्ट के पास खड़ी माया सामने आग्नेय और काशवी को देख रही थी। माया ने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी और उसने 3-पीस सूट पहना हुआ था। बालों की पोनीटेल बनाए हुए वो एक बिजनेस वूमेन लग रही थी। वो अभी अभी लिफ्ट से बाहर आई थी और बाहर निकलते ही उसकी नजरें सीधा आग्नेय और काशवी पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसके कदम वहीं रुक गए थे।
माया चुपचाप खड़ी आग्नेय और काशवी को देख रही थी। आग्नेय की पीठ माया की तरफ थी और काशवी का चेहरा माया को साफ दिख रहा था। लिफ्ट जस्ट आग्नेय के पीछे कुछ दूर थी। आग्नेय के छोड़ते ही काशवी घुटनों के बल फ्लो पर जा गिरी। वो अपने गले पर हाथ रखकर जोर से खांसने लगी। आग्नेय चुपचाप खड़ा काशवी को खांसते हुए देख रहा था। तभी आग्नेय पंजों के बल काशवी के पास नीचे बैठा और हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर बोला, मेरे बेड पर तुम तब तक थी जब तक मेरी लाइफ में कोई और नहीं था, लेकिन अब मेरी लाइफ में वो लड़की आ चुकी है जिसके अलावा किसी और के करीब जाने का ख्वाब भी मुझे गवारा नहीं है। फिर रियलिटी में तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम जैसी लड़की के करीब आऊंगा? अगर इतनी ही अपने जिस्म में गर्मी चढ़ी हुई है तो जस्ट टेल मी, मेरे बॉडीगार्ड तुम्हारी गर्मी को अच्छे से शांत कर देंगे। ये बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर काशवी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपने हाथ की कस के मुट्ठी बंद कर ली थी। काशवी आग्नेय की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, कौन है वो लड़की जो आग्नेय वालिया को कंट्रोल करने की हिम्मत रखती है? मुझे भी तो बताओ उस बदकिस्मत लड़की का नाम जिसकी किस्मत आग्नेय वालिया से जुड़ने वाली है। वो आग्नेय वालिया जिसे हर रात एक नई लड़की अपने बेड पर चाहिए होती है, जो कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है। काशवी ने ये सब बहुत जोर से कही थी, जो दूर खड़ी माया को भी सुनाई दे रही थी। माया की आंखें एकदम लाल हो रखी थी और उनमें पानी भर आया था। उसकी आंखें समुद्र की तरह पानी से लबालब हो रखी थी, लेकिन मजाल है जो उस समुद्र से एक बूंद आंसू की बहकर भी बाहर आई हो। माया की आंखों के सामने आग्नेय के साथ बिताए हर एक पल किसी फिल्म के सीन की तरह चलने लगे थे। उसकी बातें, उसका इजहार, उसका करीब आना, सब कुछ एक एक कर माया की आंखों के सामने आ रहा था। अगले ही पल माया की आंखें बंद हो गई और उसकी बंद आंखों से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आए। उसके कानों में आग्नेय की कही बातें गूंज रही थी। आई लव यू लिटिल बेबी। आई डोंट नो ये कब हुआ पर अब हो गया है, एंड आई एक्सेप्टेड माई फीलिंग्स। मुझे पहले लगा शायद तुमसे एक अट्रैक्शन है, बट अभी मुझे समझ आया कि मेरी फीलिंग्स एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। मुझे बस तुम चाहिए और कोई नहीं। बस तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहना, उसके बाद सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगा। तभी अचानक माया ने झटके से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधा सामने के नजारे पर पड़ी, जिसे देखकर वो एक पल के लिए अपनी जगह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका दिल एकदम धक सा रह गया। सामने काशवी ने अपने होंठ आग्नेय के होंठों पर रखे हुए थे और वो आग्नेय को किस कर रही थी। इस नजारे को देखकर माया का सब्र जवाब दे गया। अगले ही पल वो पीछे पलटी और भारी कदमों से पीछे के रास्ते से होटल से बाहर निकल गई। इधर आग्नेय हैरानी से काशवी को देख रहा था, जिसने बिना उसकी परमिशन के उसके होंठों को कैप्चर कर लिया था। आग्नेय को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। तभी अचानक आग्नेय अपने होश में आया और अगले ही पल उसने गुस्से से काशवी को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और उसके बालों को कस पकड़ते हुए एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। उस शांत माहौल में अचानक ही जोर की चटाक की आवाज गूंज गई। काशवी का सर एक तरफ झुका हुआ था और उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था। आग्नेय का हाथ उसके गाल के पास था और काशवी के गाल पर उसकी 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे। आग्नेय गुस्से से कांपते हुए काशवी को देख रहा था। कुछ पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया। वहां किसी चीज का शोर था तो सिर्फ आग्नेय की गहरी सांसों का, जो गुस्से से की वजह से गहरी हो रखी थी। अगले ही पल काशवी ने अपनी नजरें उठा लाल आंखों से आग्नेय को देखा और बोली, क्या हुआ? सच सुना नहीं जा रहा है या फिर डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है? सच सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है, सोचो जब वो लड़की तुम्हारी असलियत जानेगी तब उसे कितना गुस्सा आएगा। तुम्हारा असली चेहरा देखने के बाद वो लड़की सिर्फ तुमसे नफरत करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। प्यार की उम्मीद तो करना ही मत, क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता है। तभी आग्नेय बीच में बोला, मैं क्या डिजर्व करता हूँ और क्या नहीं ये तुम्हारा मैटर नहीं है। बेहतर होगा तुम अपना ख्याल रखो और मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। मेरे बारे में सोचने के लिए मैं खुद हूँ, और किसने कहा तुमसे कि मुझे किसी का भी प्यार चाहिए? मैं जिससे प्यार करता हूँ अगर वो मुझसे नफरत भी करेगी ना तब भी चलेगा, क्योंकि उसके पास एक रीजन है मुझसे नफरत करने का। हाँ, मैं था प्ले बॉय, मुझे हर रात नई लड़कियां चाहिए थीं अपने बिस्तर पर, लेकिन वो सब सिर्फ तब तक था जब तक वो मेरी जिंदगी में नहीं आई थी।
उसके आने के बाद मैंने किसी भी लड़की को नहीं छुआ और अभी भी तुमने। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया और उसे घिन भरी नजरों से उसे देखते हुए खड़ा होकर बोला, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, वरना ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारे घर वाले अपनी बेटी को ढूंढते रह जाएंगे लेकिन उन्हें तुम कभी नहीं मिलोगी। ये बोलकर उसने गुस्से भरी नजरों से कुछ पल काशवी को देखा और फिर तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम में जाते हुए आग्नेय ने अपना रुमाल निकाला और उससे अपने होंठों को जोरों से रब करते हुए वो वॉशरूम के अंदर चला गया। आग्नेय के जाने के बाद अचानक ही काशवी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो सीधी बैठी और अपना फोन निकाल अगले ही पल किसी को कॉल मिला दिया। हम बोलो, काम हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ से किसी आदमी की बेसब्र आवाज आए। सामने वाले का सवाल सुनकर काशवी के चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गई। वो उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कुछ काम कहा जाए और वो नहीं हो, ऐसा कभी हुआ है क्या जो आज होगा? तुम्हारा काम हो गया है आगद। माया ने वही सब देखा और सुना है जो हम दिखाना चाहते थे। अब मुझे नहीं लगता है वो फिर कभी आग्नेय के पास आएगी। दूसरी तरफ अगद हॉस्पिटल बेड पर लेटा मुस्कुराते हुए ऊपर सीलिंग को देख रहा था। उसके सीने पर छोटी सी वाइट पट्टी लगी हुई थी और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उसने अपने कान पर फोन लगाया हुआ था और वो काशवी से बात कर रहा था। अगद मुस्कुराते हुए बोला, फाइनेंशियली बर्बाद करके देख लिया, अब जरा इमोशन के साथ खेलकर देखते हैं। वैसे मुझे उस आग्नेय की हालत के बारे में सोचकर ही इतना एंजॉयमेंट फील हो रहा है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। उसने मेरी कंपनी जलाकर मुझे तो बर्बाद कर ही दिया है, लेकिन आबाद तो उसे भी मैं नहीं रहने दूंगा। रिश्ते में जब शक की चिंगारी लग जाती है ना, तब वहां कुछ भी बचने की उम्मीद नहीं रहती है और वो चिंगारी आग्नेय और माया के रिश्ते में लग चुकी है। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आगे जो होगा वो अपने आप होगा। अब हमें तो बस बैठकर एंजॉय करना है। ये बोलकर अगद जोर से हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज सुनकर काशवी भी जोर से हंसने लगी। उन दोनों की हंसी में उनकी जीत की खुशी और आग्नेय को बर्बाद करने का छलावा साफ महसूस किया जा सकता था। इधर आग्नेय जो वॉशरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़ा अपना चेहरा पानी से धो रहा था, अचानक ही उसके कानों में काशवी के हंसने की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर आग्नेय के हाथ एकदम से रुक गए और उसने तुरंत सर घुमा डोर की तरफ देखा। अगले ही पल आग्नेय के दिमाग में कुछ आया और उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा जो अभी शांत हुआ था वो वापस काला पड़ गया। उसकी आंखें एकदम से डार्क हो गई। उसने वाटर टैप को बंद किया और तेज कदमों से वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने सीधा सामने की तरफ देखा जहां अब कोई नहीं था। कुछ देर पहले वहां काशवी बैठी हंस रही थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। आग्नेय ने चारों तरफ नजरें घुमा देखा पर कहीं कोई नहीं था। अगले ही पल आग्नेय ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वो बाहर आया तभी अचानक वो किसी से टकरा गया। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।